हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया था मुझे वीडियो बनाए और काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के लिए। तो बीच में लॉकडाउन भी शायद बढ़ गया था, इसकी वजह से मैं थोड़ा व्यस्तता हो गई थी जॉब को और बिजनेस को लेकर, और मैं फ्री नहीं हो पा रहा था, अपने टाइम निकाल नहीं पा रहे थे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से मैंने इसको स्टार्ट किया है और इस बार मैंने हिस्ट्री क्लास 11 को शुरू किया है। तो क्लास 11 हिस्ट्री की जो सब चैप्टर रहेगी शुरुआत से और अंत तक, ये पूरे विदेशी, जितने भी विदेशी इतिहास हैं या वैश्विक संबंध जो रहे हैं उनके बारे में रहेगा ये पूरा चैप्टर, ये पूरा बुक। इसमें आपको सभी विदेश कैसे, मतलब प्राचीन काल से कैसे बने, कैसे क्या हुआ, सभी लोगों के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगा, जैसा कि मैं पहले कहता था कि एनसीईआरटी जो हमारी बुक होती है वो हमारी बेस मजबूत करती है, और इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं अपने बेसिक लेवल को। देखिए, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अटक भी रहा हूँ क्योंकि मेरा आदत वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें अपना 100% फिर से देने की, और आप एक बार फिर से आपको अच्छे से समझाने की। और पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग आदि मानव जीवन काल से शुरू करेंगे। तो ये एक प्रारंभिक समाज से, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। तो प्रारंभिक समाज, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास बुक रहेगा या आप इस वीडियो को पॉज कर कर भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप इसे पॉज करिए, पढ़ लीजिए। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ अब, ताकि आराम से इसे पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, तीसरे चैप्टर में क्या है, ऐसा। तो पहले चैप्टर में आप आदिमानव काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे जो एक सभ्यता थी, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यायावर साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, फिर इस्लामी साम्राज्य, ये सब कैसे बने, कैसे इन सब का उद्भव हुआ, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। और उन लोगों ने कैसे कैसे अपने प्रभाव डालें, दूसरों लोगों को कैसे संगठित किया, इस सब के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार इसे देख लीजिएगा, ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद करता है। मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास बुक अवेलेबल रहेगा, ये इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है। एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा, बाकी आगे जो मेन टॉपिक है वहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसे स्टार्ट किया जाए। ये कालक्रम एक इसमें बताया गया है। कालक्रम देखिए यहाँ पे, पहले सबसे पहले ये देखिए कि कालक्रम का अध्ययन कैसे करें। तो यहाँ बता रहा है आपको, सॉरी, ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है कि आप इस प्रकार के कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे। ये आपको हमेशा मिलेगा कि कौन से साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप उसे पढ़िएगा ज़रूर से। प्रत्येक कालक्रम को आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो यह ध्यान रखें। तो क्या क्या ध्यान रखना है ये देख लेते हैं हम लोग, कि राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी दोस्तों, अभी तक सभी चीज़ें फिक्स नहीं है कि ये फिक्स डेट को ही ऐसा घटना हुआ था या ये घटित हुआ था। इसमें भी नए नए शोध चल रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों को साक्ष्य मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से उसे फिर से एक बार कालक्रम में, मतलब काल में बांट दिया जा रहा है। फिर कह रहा है, यद्यपि हमने कालक्रम में सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं के पद पर जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्यापित हो जाता है। ठीक है, मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके प्रथम पृथक कालक्रम भी हैं। जहाँ पर आप जहाँ पर आप एक जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा कि खाने में लिखित तिथि संबंधित है। आगे आपको काफ़ी चित्र मिलेंगे जिसमें खाने बने रहेंगे और उसमें आपको डेट वगैरह दिया रहेगा, इस टाइम पे ये हुआ। सभी के डेट दिए रहेंगे, लेकिन सभी आपको फिक्स डेट नहीं रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा जैसे पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी या 105 से 205 तक, ऐसा बीच में कोई फिक्स डेट नहीं रहेगा। फिक्स डेट हमें सन 1000 के बाद से देखने को मिलता है नियर अबाउट।
तो इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार कैसे क्या देखना है। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियाँ उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। यह काल पहला काल है, कालक्रम एक, जो कि 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व, यानी 1 ईसा पूर्व मतलब दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जबकि मैंने पहले भी बता दिया है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ओके, ईसा मसीह के जन्म को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, और इनके बाद जो रहता है वो ईस्वी कहलाता है। मेरा पेन भी इसमें सही से नहीं चल रहा है, ईस्वी। ओके, आप समझ जाइएगा, आपको पता भी होगा शायद, मैं सोचा बता दूँ। ठीक है, 6 लाख वर्ष पूर्व से एक ईसा पूर्व तक। ये देखिए, ये कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये आ गया आपका कालक्रम। इसे आप एक बार रीड करिएगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा कि 6 लाख वर्ष पहले क्या था। क्योंकि देखिए आगे आपको यही सब बताया जाएगा कि शुरुआत कैसे हुआ था, मानव साम्राज्य कहाँ से कहाँ उद्भव हुआ इनका। फिर आप जब आपके मन में कभी कभी ये सवाल आता होगा कि यार ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, जो हम लोग 2000 तक, आज सन 2020 आ गया, तो ये स्टार्ट हुआ तो कैसा था क्या नहीं था, तो शुरुआत में लोग कैसे आए यहाँ पर, क्या हुआ कैसे हुआ, सब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली आप अगर ये सब पढ़ लेते हैं, ये सब जितने भी डेट दिए गए हैं ये सब आप पढ़ते चलिए, इसमें क्या क्या हुआ था, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी आगे के चैप्टर्स को समझने में। ओके, तो ये देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, जैसा कि आपको ठीक लगेगा आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं, 3 पेज तो इसने यही ले लिया डेट ने। ये भी काफ़ी उपयोगी हो सकती है आपके लिए, एक बार जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आइए, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। विषय एक, समय की शुरुआत से, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे आदि मानव काल के समाज के बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो ठीक है, विषय एक शुरुआत से, समय की शुरुआत से आते हैं। समय की शुरुआत से पहला आता है हमारा, इसमें क्या बोला गया है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। 56 लाख वर्ष पहले दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 56 लाख। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने, यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। तो दोस्तों, इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार इस मानव समाज का उद्भव हुआ। तो पहले बता रहा है कि 56 लाख वर्ष पहले इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन जो आधुनिक मानव है वो 8,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव जो हम लोग आज जिसे हम लोग देखते हैं वो 8,000 ईसा पूर्व से एकदम अस्तित्व में आ गया था। लेकिन इनका स्टार्टिंग यानी शुरुआत कहाँ से हुआ था, 1,60,000 साल पहले। तो ये 1,60,000 साल पहले से ये लोग चलते हैं। लेकिन जो हम लोगों के साक्ष्य मिले हैं अभी तक, तो इतने पुराने तो नहीं मिल पाए हैं,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 8000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों को जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे, और पेड़ पौधे से जितने भी सब्जियां या फल मिलते थे उनको खाते थे। और फिर आगे चलकर ये भोजन जुटाने तरीके अपनाने लगे। फिर जैसे क्या होता है कि वो लोग चरवाहे टाइप के थे, तो आगे बढ़ते रहते थे, अपना जो खाना पीना खाते थे वहीं पे बसेरा डाल लेते थे, सोते थे। आज भी आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप जैसे समूह पर आपको इनकी प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर ये आज भी इसी हालत में हैं। और भारत का संविधान भी इनको इस तरह रखने की आदेश देता है, इसलिए इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती है, क्योंकि हमारा भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबके लिए आज़ादी एक समान है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है कि आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गईं, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, हम लोगों को साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? हम लोग कैसे जानेंगे कि हाँ आदिकाल में मानव थे, या वो कैसे जीवन अपना व्यतीत करते थे? हम लोगों के पास क्या प्रमाण है? तो हम लोग इसी से जान पाएंगे ना कि पहले के जीवाश्म यानी उनके कुछ कंकाल वगैरह पाए होंगे हम लोगों ने, पत्थरों के औजार रहे होंगे उस टाइम पे, ताकि शिकारी जो शिकार करने के लिए जो उन्होंने औजार बनाए वो हम लोगों ने पाया। फिर गुफाओं के अंदर इन लोगों की चित्रकारी हमने देखा, तो इससे हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हाँ इस टाइप के भी मानव थे जो पहले यानी आज से काफ़ी साल पहले भी यहाँ पर गुजर बसर करते थे। तो ये एक तरीका था हम लोगों के ये उनके बारे में जानने का। पहले तो स्टार्टिंग में विद्वानों ने तो इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम लोगों को साक्ष्य की मात्रा यानी साक्ष्य मिलते गए, जैसे जैसे मिलते गए, हम लोगों ने इस पर स्वीकार करना और इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब कह रहा है मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों यानी स्पीसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। अब दोस्तों, हम लोगों को तो साक्ष्य तो मिल गया, जीवाश्म भी मिल गए और चित्रकारियाँ भी मिल गई, लेकिन हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये किस सन में हुआ था, घटित हुआ था, या कौन से काल में ऐसा सब घटित हुआ था? कैसे हम लोग पता करेंगे? ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि हाँ ये सन 2015 में हुआ था, किसी ने बना के चला गया। ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं काफ़ी प्राचीन है। तो इसके बारे में विद्वानों ने काफ़ी अपने तरीके निजात किए हुए हैं, जिसके माध्यम से वो पता कर पाएँ कि ये आखिर कितने पुराने हैं। तो यहाँ बताया गया है कि रासायनिक विश्लेषण जो कि जिनके द्वारा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्म तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। यानी एक बार जब पता चल जाता है कि किस कालक्रम में ये हुआ था, तो हमें उनका कालक्रम निर्धारित करने में दिक्कत नहीं होता। यानी कि हम पता कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये ऐसे थे। ठीक है, आप समझ रहे होगे मेरे हिसाब से। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थीं, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। तो स्टार्टिंग में दोस्तों विद्वानों जो जितने भी वैज्ञानिक या विद्वान थे, उन्होंने पहले तो ये बात नहीं माना, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में पहले विद्वानों का उद्भव ज़्यादा तेज़ी से हुआ था। वहाँ पे पढ़ाई शिक्षा आ गया, पढ़ेंगे। जब रोमन साम्राज्य विकसित हो रहा था, तो वहाँ पे विद्वानों की कमी नहीं थी, वो लोग पढ़े लिखे होते थे। तो उन्होंने पहले ध्यान दिया कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर बाद में वो इस आधार पे ये भी मानते थे कि जो बाइबल
जो बाइबल उनका धर्म ग्रंथ है, उनमें उसमें लिखा था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है, यानी कि मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्राचीन काल में ऐसा रहते होंगे, यानी ये परमेश्वर को कब से मान रहे हैं, सन 2000 से, अरे सॉरी ईसा पूर्व से जब शुरुआत हुआ था, तो उसके पहले के लोगों को नहीं विश्वास था। जबकि यहाँ पे बात हो रही है 8000 ईसा पूर्व की, 5000 ईसा पूर्व की, तो वो नहीं मानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनको लगता था कि ईस्वी जब से स्टार्ट है तब से ही मानव यहाँ पर रह रहा है, उनका ये मानना था। खैर अब आगे देखते हैं क्या होता है। विद्वानों की ऐसी स्टार्ट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डेसलफोर्ड नगर के पास नियंडर घाटी मानचित्र 2 पृष्ठ 18 में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई, जो प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शाफहौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति के जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गईं। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवर से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। तो दोस्तों इसका सार बस इतना ही हो सकता है कि जैसे मानव जो था उसमें 1856 में जो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले 1856 में जब मजदूर जर्मनी के नियंडर घाटी में जब एक खोज पे निकले थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब खान की खुदाई हो रही थी वहाँ पे उन्होंने एक अस्थि पंजर और खोपड़ी पाया। तो खोपड़ी का आकार कुछ इस प्रकार का था जैसे कि आज चिंपैंजी वगैरह लोग होते हैं ना, उस टाइप की खोपड़ी, या उससे भी थोड़े अलग उस टाइप के मिले। तो आकार में बड़े थे, मानव के टाइप के। तो उनको लगा कि नहीं यार, ये आदि मानव के तो नहीं हो सकते, मतलब आज के आधुनिक मानव के तो खोपड़ी नहीं है, ये जरूर किसी प्राचीन काल की है। तो उन्होंने इस पर शोध किया। तो शोध करने के बाद उन्होंने मतलब प्राप्त किया कि ठीक है, ये आधुनिक मानव का तो नहीं है, प्राचीन मानव का है। अब प्राचीन मानव का है तो उस समय क्या हुआ कि पहले तो उन लोगों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। यहाँ जैसा बोल रहा है कि दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति के जो बहुत बाद के समय में हुआ था। ठीक है। फिर मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतर घटना 24 नवंबर को भी घटा है, जो कि 1859 में घटा था। मनुष्य की उत्पत्ति में चार्ल्स डार्विन जो कि बहुत बड़े विशेषज्ञ थे विज्ञान उसके बायोलॉजी के, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये सही बात है। तो उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने बताया कि मानव जो है वो जानवर से ही विकसित हुआ है, जैसा कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हम लोग पहले बंदर प्रजाति के थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने 2 पैर पे चलना सीखा, फिर धीरे धीरे एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े होकर चलने लगे। तो ये इन्होंने ही प्रकाशित किया था, जो हम लोगों को सुनने को या देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये देखिए इसकी पिक आ गई यहाँ पर, नियंडर स्थल मानव खोपड़ी। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़बुद्धि प्राणी की है। तो स्टार्टिंग में लोगों ने इस तरह से इसका वर्णन किया था। खैर अब आगे देखिए क्या है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव के पूर्वज। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। इसमें बता रहा है इन 4 खोपड़ियों को देखिए। तो ये 4 खोपड़ी कौन से हैं? ये चारों खोपड़ी पहले देखिए कैसा है, फिर कैसा है, फिर कैसा है और लास्ट वाला कैसा है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या बोल रहा है। इन 4 खोपड़ी देखिए। खोपड़ी 1 वानर की है। खोपड़ी ख ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है। नीचे देखिए खोपड़ी ग होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। खोपड़ी घ जो है होमो सेपियंस, यानी आज का मानव। होमो सेपियंस चिंतनशील प्राज्ञ मानव नामक प्रजाति के। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप सॉरी
इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भी भलीभांति देखिए। तो किस प्रकार अलग अलग उनका विकास हुआ है तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ क्या करा है कि चित्र में दिखाई गई खोपड़ी की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुराने समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाक्रम तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। तो यहाँ बता रहा है कि कैसे कैसे मतलब मानव जो हुआ कैसे कैसे विकसित हुआ। तो इसमें बहुत बहुत मतलब घटनाक्रम का उल्लेख है, काफ़ी टाइम से ही होता आ रहा है। तो वैज्ञानिकों के लिए भी एक ये बहुत कठिन काम था कि कैसे कैसे रिसर्च किया जाए, कौन सी खोपड़ी किस काल में रही होगी। तो ये सब पता करने के लिए उनके मतलब काफ़ी कठिनाइयाँ सामने आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से इसको अपने अपने कालक्रम में रखा, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। तो अब इसके विस्तार से यहाँ नीचे पढ़ाया गया है। तो देखिए, मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ यानी 1 लाख वर्षों के बराबर, और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। तो देखिए दोस्तों, एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, प्राइमेट। प्राइमेट कब से स्टार्ट है? स्टार्टिंग में जो आए स्तनपायी प्राणी, उनको क्या बोला जाता था? प्राइमेट बोला जाता था। श्रेणी का उद्भव बाद उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। अब देखिए, पहले हम लोगों ने प्राइमेट देखा, ठीक है, जो कि 360 लाख वर्ष पहले आए थे। उसके 240 लाख वर्ष बाद उसकी उपजाति बनी जिसे हम लोग होमिनॉइड कहते हैं, ठीक है, उपसमूह कह सकते हैं, होमिनॉइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। यानी ये इनका उद्भव तो 240 लाख वर्ष पहले ही हो गया था, लेकिन हमें साक्ष्य मिलते हैं 56 लाख वर्ष पहले के। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इतने पुराने मिल भी नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं समय के साथ साथ, तो बचते नहीं हो, तो प्राप्त भी करना कठिन है। और 240 लाख साल मतलब मायने रखता है कुछ। तो 56 लाख साल वर्ष पहले हमें होमिनाइड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। फिर कह रहे हैं होमिनाइड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। अब होमिनाइड जो थे होमिनिड वर्ग से होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। इनमें अनेक समानताएं पाई जाती, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडो की तुलना में छोटा होता था। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इसमें पहला बोल रहा है कि होमिनाइड जो थे वो प्राइमेट से निकले और होमोनिड जो हैं वो होमोनिड जो हैं वो होमोनाइड से निकले हैं, ठीक है। तो वही बताया, होमोनाइडों का मस्तिष्क होमोनिडो की तुलना में छोटा था। वे चौपाए थे यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड जो थे यानी उनके उपसमूह जो थे सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले स्तनपायी जीव जो थे वो प्राइमेट्स थे जो 360 लाख वर्ष पहले आए। फिर 240 लाख वर्ष पहले उनके उपसमूह थे जो होमोनाइड कहते थे। और उसके बाद जो उनके उपसमूह हैं जो 56 लाख वर्ष पहले हमें मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? होमोनिड कहलाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसे अब क्या बोल रहा है कि 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमोनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमोनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह कि अफ्रीकी वानरों एप का समूह होमोनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है।
दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका लगभग 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष पुराने नहीं है। तो ये एक तरीके से उनका कालक्रम आपको निर्धारित कर दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, आपको बस इतना जान लेना है कि 360 लाख वर्ष पहले जो थे उन्हें प्राइमेट्स कहते थे, 240 लाख होमोनाइड आए और होमोनिड जो थे 56 लाख वर्ष पूर्व पहले आए थे, जिनका एक तरीके से दो पैरों चलते थे और मानव के आकार में धीरे धीरे आने लगे थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं नीचे क्या है। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। ठीक है, इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है, जैसा कि आज हम लोगों नॉर्मल मानव में भी देखने को मिलता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। चलिए, ये भी आप लोगों ने इसे जान लिया और क्वेश्चन बना सकता है इसमें से कि प्राइमेट जो स्तनपायी प्राणी जो थे वो क्या थे, वो उपसमूह थे या समूह थे या वर्ग समूह थे, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको यहाँ बताना होगा कि प्राइमेट जो स्तनपायी जीव थे वो एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। ठीक है, प्राइमेट एक बड़ा समूह है, इसके अंदर उपसमूह जो है वो प्राइमेट है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं हाथ का कैसे विकास हुआ। पहले तो हम लोगों ने मस्तिष्क का विकास देखा, अब देखते हैं हाथ का विकास। पहले आप लोगों ने खोपड़ी का विकास देखा, चारों प्रकार के आपने देखा कैसे कैसे मतलब बदलाव हुआ था। अब हाथ देखिए किस प्रकार हो रहा है। तो पहले क को दिखाया गया है इस टाइप में, ये, फिर ख इस प्रकार। ठीक है, और फिर लास्ट में ग जो हम लोगों का मानव हस्त है, जो हाथ आज आधुनिक मानव का है, उस टाइप में। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि आकृति चिंपांजी के, क आकृति जो है चिंपांजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ख आकृति होमोनिड की दूरस्थ व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। होमोनिड जो होमोनाइड का उपसमूह है। ठीक है, होमोनाइड पहले आया, फिर होमोनिड बाद में आया 56 लाख वर्ष पहले। फिर ग आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ दर्शाती है। ग जो है आकृति मनुष्य के हाथ की सशक्त, जो आज का मानव है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें विशेष नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करें। होमोनाइड देखिए, होमोनाइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा किया। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमोनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस, ठीक है, जीनस या जीन्स कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिनी यानी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिण, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसा पढ़ा है, ऑस्ट्रल मतलब दक्षिण होता है और ऑस्ट्रेलिया मतलब लिया वो देश से परिभाषित किया गया होगा, इसलिए उसका नाम सबसे नीचे जो है इसलिए ऑस्ट्रेलिया रखा गया। तो यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथिकस का वर्ण का उच्चारण का अर्थ समझा रहा है कि भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिण और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहें, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना,
पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। इनमें सीधे खड़े होकर चलने, की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थीं, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ पैरों की हड्डियों में बड़ा होना और टखने की जोड़ें। तो ये एक तरीके से अंतर समझा दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में और होमो के बारे में। ठीक है, तो ये एक तरीके से समानताएं थी और कुछ विशेषताएं थी। ठीक, समानताएं में यही कि आज भी हम लोग सीधे खड़े होकर चलते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, आज भी अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को काटने तोड़ने के लिए, मतलब किसी खाने की वस्तु को काटने या तोड़ने के लिए। तो पहले भी था, आज भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी असमान थी, यानी कि पहले उनके पास पकड़ मजबूत नहीं था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास पकड़ मजबूत नहीं थी, वो थोड़े टखने के बल पे चलते थे, थोड़ा झुक कर चलते थे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर था। अब हम लोग ऊपर जो छूट गया है उसको देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए, होमिनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। ये दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डवुड ओल्ड ओल्डुवई गोर्ज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव इतिहास के चिन्ह पाए गए। चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों को देखिए। इनमें से हर सतह एक अलग भूवैज्ञानिक चरण को दर्शाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है,